Hello dear children, good morning. Welcome back to your computer class. Children, today we are going to read chapter 2 and we'll see types of software. In this chapter, we're going to read about the software, types of software and types of operating system. Children, as we all know that a computer is a machine which does not possess any intelligence. It can only follow the instructions given by the user. सो चिल्ड्रन जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसकी खुद की कोई स्मार्टनेस और यू कैन से उसके पास खुद की कोई अक्ल नहीं होती है कि किसी भी काम को किस तरह से करना है या ऑपरेट कैसे करना है ये वो समझ सके। इट कैन ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। यूज़र मीन्स अस, हम। तो क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है और उसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है, तो जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं वो किसी भी प्रोग्राम को ऑपरेट नहीं कर सकता। जैसे कि टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करते हो। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर वर्क करे तो हमें सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। ओके, The computer programs that provides instructions to a computer like what to do and how to do is known as a software. तो अब कंप्यूटर के वो प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि कोई भी टास्क, कोई भी काम किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ वी विल रीड द सॉफ्टवेयर इन डिटेल। A computer software is a collection of programs that provides instructions to the computer to perform a specific task. Underline these lines. A computer software, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है a collection of programs. सबसे पहले आप क्या माइंड में रखोगे कि ये कलेक्शन होता है प्रोग्राम का जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उसमें फीड किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए या फिर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। जैसे कि अगर हमें कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम की को ऑन करेंगे या फिर हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो कीबोर्ड या माउस के थ्रू, इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसी के अकॉर्डिंगली इसमें प्रोसेसिंग होगी और फिर आफ्टरवर्ड्स हमें रिजल्ट मिलेगा स्क्रीन पे, मॉनिटर के। ओके, ए सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बच्चों देखिए, अगर आपको कुछ भी बनाना है, जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो घर बनते हैं वो कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं तो इन बिल्डिंग्स को कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाते हैं। इसी तरह से खाना कौन बनाता है, शेफ़ बनाते हैं, कुक्स बनाते हैं। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ये कौन बनाता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। और ये किस लैंग्वेज में बनाते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, और उसी लैंग्वेज में इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ होता है। अब ये सॉफ्टवेयर जो कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले को क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थ्रू दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। Software has been divided into two parts. The first one is system software. Today we will read about only system software. We will try to cover up the further subcategories of system software which are operating system, language processor and utilities. तो system software को भी तीन सब कैटेगरीज में बांटा गया है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स और यूटिलिटीज़। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के अंदर जो फर्स्ट उसका डिवीजन है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेट्स सी। सिस्टम सॉफ्टवेयर
System software is a computer program that acts as an interface between the computer hardware and user applications. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर्स और जो यूज़र हैं उनके बीच का एक इंटरफेस, एक लिंक की तरह काम करता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनली जितनी भी प्रोग्राम्स रन होते हैं उसको देखने का, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर सही से रन हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, इन सब को देखने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जब माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं, तो बाद में उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर होती है। अब ये प्रोसेसिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब को मेक श्योर कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आफ्टरवर्ड्स जो हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं मॉनिटर पे, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। ओके, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर चलने वाले जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक इंटरनली जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, तो अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो काम है, फंक्शंस क्या है, वो ये है दैट it read data from input devices, transmits the process information to the output devices, check the performance of all the devices. As I told you just now कि जैसे कि हम कोई भी instructions कंप्यूटर input devices के थ्रू देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो ट्रांसमिट करता है इसको प्रोसेसिंग के लिए टू द CPU, जहाँ पे मेन प्रोसेसिंग चलती है। उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद ये इस प्रोसेसिंग में क्या होता है? ट्रांसमिशंस होता है, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है उसमें इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होके और ट्रांसलेट होकर के फिर हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है मॉनिटर स्क्रीन पे। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये उसी का काम होता है कि डेटा को ये रीड करे, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को ये इंटरनली ले और फिर इसको ट्रांसमिट करे प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू की तरफ, और उसके बाद ट्रांसमिट करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट तैयार हो उसको शो करे मॉनिटर पे। ओके, एंड ऑल्सो टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द डिवाइसेस, और साथ ही साथ जितने भी इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं कंप्यूटर सिस्टम से, उन सब का कंट्रोल करना कि वो सब अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग लाइक ए बॉस, you can understand it like that. Now system software is also be classified into 3 categories. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, second one is language processors, and third one is utilities. Now let's see the operating system. Operating system acts as the central coordinator between hardware and software and provides common services for computer programs. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर मीन्स जो चीज़ों को जोड़ करके रखने का काम करता है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि बाहर जो भी आपको कंप्यूटर सिस्टम के जो डिवाइसेस नज़र आते हैं वो, और सॉफ्टवेयर यानी कि उनको जो प्रोग्राम अंदर फिट किया जाता है वो, इन दोनों के बीच के लिंक का काम, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। The computer interprets the instructions given by the user with the help of an operating system. Okay, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे किसी कार का कोई ड्राइवर होता है जो पूरी ड्राइविंग को कंट्रोल करता है, करेक्ट? तो सेम मैनर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करता है और उस सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें और हार्डवेयर्स में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट,
device management, file management, and job scheduling. So, functions of the operating system are प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो जो भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, जब हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो ये प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से होती है। एज लाइक आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10 ओएस। तो ये क्या होता है? ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस तरह से कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, लिनक्स वगैरह, इसी तरह से हमारे स्मार्टफोन्स में इस वक्त जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो स्मार्टफोन्स, उसमें भी आपका एंड्रॉयड क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बिना आप कुछ भी वर्क नहीं कर पाओगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, तो हम कोई भी वर्क उस पर नहीं कर पाएंगे। तो इसके फंक्शंस में सबसे पहले प्रोसेसिंग जो भी होती है, जो भी डेटा ट्रांसमिट किया जाता है या फिर जो हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद, तो ये सारी प्रोसेसिंग को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी तरह से मेमोरी मैनेज करता है। मेमोरी मीन्स कि स्टोरेज, कहाँ पे स्टोर करना है फ़ाइल, कहाँ पे नहीं करना है, कितनी मेमोरी हमें यूज़ करनी है किसी भी फ़ाइल को स्टोर करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए। तो अगर मेमोरी जितनी भी हम यूज़ करते हैं, रैम या रोम, तो जितनी बची हुई है उसको दूसरे प्रोग्राम को रन करने में यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं हम। तो ये सारे तरीके के जो फंक्शंस हैं, जो काम है, ये कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, ना डिवाइस मैनेजमेंट। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हों लाइक कीबोर्ड, माउस, या फिर आउटपुट डिवाइसेस हों एज लाइक स्कैनर, प्रिंटर और स्पीकर्स, जॉयस्टिक, ये सब जितने हैं, तो आपके ये डिवाइस को किस तरीके से कनेक्टेड रहना है, रखना है, और इसका स्मूथली जो फंक्शंस करना है, किस तरह से मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन वी हैव फाइल मैनेजमेंट, विच मीन्स वॉट एवर फोल्डर और फाइल यू आर मेकिंग, यू आर क्रिएटिंग और डिलीटिंग और अपडेटिंग, even the restoring, all these work are being done by operating system. Okay, and the last one we have job scheduling, so which means we have to make the schedule, and these work is also done by the operating system. So overall operating system controls all the functions of computer. Okay, now based on the way of interaction with users, the operating system is classified into graphical user interface, which we call GUI, and character user interface, which is called CUI. तो जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट करता है यूज़र के साथ, हु आर द यूज़र्स? वी, अस, द ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर को जो यूज़ करता है उसे यूज़र्स कहते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं, सो वी आर द यूज़र्स। तो हमारे जो इंट्रैक्शन होता है कंप्यूटर के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसे भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ओके, नाउ सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर, लेट्स सी देम। द फर्स्ट वन इज़ विंडोज़। Here you can see the picture. This is a picture, an icon for Windows. Here we have Mac OS and Linux. तो Windows 7, Windows 8, Windows 10, these all are the examples of operating system. और बिना इसके इंस्टॉलेशन के आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा। Mac OS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि लिनक्स आपको फ्री में मिलता है। एज लाइक अगर विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या मैक ओएस को हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है या रन करना है, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वी नीड लाइसेंस फॉर इट। तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और लाइसेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू पे फॉर दैट, हमें पे करना होता है। लेकिन लिनक्स के लिए नहीं करना पड़ता, इट इज़ फ्री। ओके, सो दैट ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। इसी तरह से मैक ओएस, जिसमें आप एप्पल कंपनी का जो लोगो आप देखते हो वो उसमें यूज़ किया जाता है। आप यू आर हैविंग मोबाइल फ़ोन्स ऑफ एप्पल कंपनी ऑल्सो, आईफोन आपने देखा होगा, तो उसका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें
मैक ओएस करके ऑपरेटिंग सिस्टम दिया होगा आपके फ़ोन में। तो इस तरह से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स we have to install in a computer which controls and manages all the functions of computer internally. Okay, now let's go and see the second type of system software, which is called language processor. Language processors are computers program that converts the programming code to machine code. अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, लैंग्वेज मीन्स भाषा। हम जो बोलते हैं वो हमें समझ आता है, ठीक है, लेकिन जो रिलीजन दूसरे किसी अगर आप एरिया में चले जाओ तो क्या होगा, एज लाइक अगर आप अदर स्टेट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ या फिर नॉर्थ ईस्ट दूसरी जगहों पे जब आप जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से लैंग्वेज कंप्यूटर की जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हम जो इंग्लिश जैसे हम वो बोलते हैं या फिर हम जो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को एज इट इज़ नहीं लेता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 and 1, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को के अंदर जो भी प्रोग्राम्स हम डालते हैं उसकी लैंग्वेज जो होती है पहले उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको बाइनरी लैंग्वेज में हम ट्रांसमिट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद ये प्रोग्रामिंग ये किससे पॉसिबल होता है, प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं, कोड करना या प्रोग्राम करना, ठीक है। तो यही प्रोग्रामिंग जो कोड होता है इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। As the computer understand only binary language, which I told you just now, consisting of 1 and 0, all instructions written in programming languages need to be converted to binary language. The various language processor are. Now, try to understand it with an example. जैसे कि आप समझ लो, you only speak English, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, लेकिन if you want to talk to any Chinese person, अब किसी और को अगर सिर्फ चाइनीज़ आती है तो आप क्या करोगे, अगर आपको अपनी बात उससे करनी है, हाउ विल यू गोना कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, यू विल नीड अ ट्रांसलेटर, करेक्ट। तो आपको उससे कम्युनिकेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, विच मीन्स कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा एंड कन्वर्ट करेगा, वाइस वर्सा। तो इस तरीके से आपके बीच में और दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो सेम वे, इन द सेम मैनर, if you want to interact, if you want to give the instructions to the computer, then we need a translator, that is called language processor. तो ये जो ट्रांसलेटर का काम है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, इसी को कंप्यूटर में हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। ये लैंग्वेज प्रोसेसर ही होता है जो कि हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को एक मशीनरी लैंग्वेज में, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को देता है, और उसके बाद वो कंप्यूटर उस डेटा को ट्रांसमिट करता है प्रोसेसिंग के लिए, ओके। और दोबारा से आफ्टर द प्रोसेसिंग हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस डेटा का रिजल्ट हमें कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे शो करता है, ओके। सो दैट इज़ द बेसिक function of language processor to translate or converts the programming code into machine code. I hope you have understood that now. तो अब अलग अलग तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स आते हैं, यानी कि ट्रांसलेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर, जो प्रोग्रामिंग कोड को मशीन कोड में चेंज करते हैं। दीज आर दी असेंबलर। तो कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के। सबसे पहला है असेंबलर, जिसको हम असेंबलर बोलते हैं। प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। तो अब इसका क्या मेन फंक्शन होता है कि इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर, इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। और इसी तरह से इंटरप्रेटर होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जब आप जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जैसे कि C++, जावा
और हाई स्क्रिप्टेड जितनी भी होती है, उन सब में जो भी सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, उसको ट्रांसलेट करके मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर. ओके. कंपाइलर. The last one is called compiler. It converts the program written in high level language to machine language. Unlike interpreter, compiler converts the entire program in one go. तो इंटरप्रेटर क्या करता है? वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है कन्वर्ट, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है, विच मीन्स एक बार में एक लाइन को करता है, एक बार में एक लाइन को करता है, सब कुछ एक साथ नहीं करता है. दैट मीन्स कि इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट ऑल दी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, बट अ कंपाइलर डज इट इन वन गो. कंपाइलर क्या करता है? इन सारे जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने में सिर्फ एक बार में ही सारे प्रोग्राम को चेंज कर देता है, सारी लैंग्वेज को एक बार में ही वो ट्रांसलेट या फिर कन्वर्ट कर देता है. तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर और असेंबलर. इंटरप्रेटर, कंपाइलर, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर. ओके. Now we will read about the third category of system software, which is called utilities. Utilities are specially designed programs that support the smooth functioning of the computer. Utility software depends on the operating system running on the computer. The main utility programs are. तो utility means क्या होता है? See students, जैसे कि घर में आपके किचन है या आपका कोई भी एरिया है, तो मम्मी क्या करती है? उसको अच्छे से रखने के लिए साफ़ सफाई करती हैं, उसकी क्लीनिंग करती हैं, उसको डेली टू डेली, वीकली, मंथली हर बार उसकी सफाई करती हैं और हर चीज़ को अच्छे से देखती हैं. अगर आपके पापा के पास कोई कार है या बाइक है तो उसको अच्छे से वो रन करे, अच्छे से वो फंक्शन करे, तो उसके लिए भी पापा क्या करते हैं? उसको सर्विसिंग कराते हैं उस बाइक की, उस कार की, और इस तरह से उसको भी क्लीन करते हैं और अच्छे से रखते हैं और उसके लिए वो पूरे अच्छे से उसकी टेक केयर करते हैं. तो इसी तरह से यूटिलिटीज़ क्या होती है? यूटिलिटीज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो पार्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स रन होते हैं उनका फंक्शन स्मूथ हो रहा है कि नहीं, ये देखने और उसका मेक श्योर करने का काम कौन करता है? यूटिलिटीज़. और ये डिपेंड किस पे करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे. ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन यूटिलिटीज़ यानी कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर, उन सबको अच्छे से वो फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, और उन सब में कोई डैमेज हुए या ख़राबी है, उन सबको दूर करने का काम कौन करता है? यूटिलिटीज़ करते हैं. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड बैकअप. दिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ recovering data in case of system crash or accidental loss. Examples of backup software are Norton Ghost, Shadow Protect, Duplicity, etc. Children, जैसे कि आपके पास बहुत कुछ होता है और उसको आप सेफ रखने के लिए क्या करते हो? लॉक करते हो सिस्टम को और फिर उसके ऊपर कोई पासवर्ड डाल देते हो. तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर हमारे बहुत सारे डेटा होते हैं, इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं, इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं. तो इन सब को हम क्या करते हैं? सेफली रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं? पासवर्ड सेट करते हैं और बहुत सारे लॉक अलग अलग तरीके से. अब तो मोबाइल में भी आपके पासवर्ड सेट करने का है. तो ये जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है वो ही काम यूटिलिटीज़ का होता है. ओके. साथ ही इसका सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो होता है बैकअप का. यानी कि जब भी कई बार ऐसा आता है, टाइम आता है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी जो इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं उसका लॉस ना हो, उसके लिए वो क्या करते हैं? हम बैकअप लेके रखते हैं. बैकअप ज़रूर लेके रखना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर एक्सीडेंटली कोई बाय चांस आपका कोई डेटा लॉस हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है या फिर उसमें कोई वायरस अटैक हो जाता है, वो फाइल करप्ट हो जाती है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप क्या करते हो? उन डेटा का बैकअप करके रख लेते हो. और इन बैकअप करने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो उसे हम कहते हैं नॉर्टन घोस्ट, शैडो प्रोटेक्ट और डुप्लिसिटी.
इन सारे सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम अपने डेटा को ईजिली बैकअप करके रख सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं वो अपनी इम्पॉर्टेंट डेटा को इसी तरह से इन सारे सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने पास उसका बैकअप ज़रूर रखते हैं कि इन फ्यूचर इन केस कभी भी अगर ऐसा होता है कि उनका डेटा उस वक्त ना मौजूद हो या ना मिल रहा हो या फाइल करप्ट हो गई हो, तो फिर इस बैकअप के वजह से, इस सॉफ्टवेयर के वजह से उनका डेटा दोबारा से रिकवर हो जाता है और उन्हें दोबारा मिल जाता है। ओके, नाउ द सेकेंड फंक्शन और यूटिलिटी प्रोग्राम that is really important is called compression. This is a process used to compress files so as to reduce the consumption of storage space and increase the data transfer rate. Examples of compression software are WinZip, WinRAR, Zip, etc. Compression means what? Compression means क्या होता है? Compression means to shrink, यानी कि किसी चीज़ को छोटा कर देना, उसी को हम बोलते हैं कंप्रेस कर देना। तो यूटिलिटी मैनेजमेंट के अंदर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है, ये फाइल्स को कंप्रेस कर देता है। कई बार हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स जो होती हैं वो बहुत लेंदियर होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डेटा स्टोर करती हैं, करेक्ट। तो ऐसी फाइल्स को, ताकि वो कंप्यूटर में कम जगह ले, ड्राइव में और मेमोरी में ये कम जगह ले, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इन सब को हम श्रिंक कर देते हैं और उन सब के लिए हम विनजिप या विनरार या जिप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सारी फाइल्स को या फोल्डर्स को हम छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले तो जो मेमोरी ज़्यादा ये लेता है वो कम हो जाती है और इस वजह से क्या होता है, स्टोरेज जो स्पेस होता है वो भी आपका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी जो लार्ज फाइल्स थी अब क्या हो गई, वो छोटी हो गई, तो अब वो कम MB या GB लेंगी, जिसकी वजह से आपका स्टोरेज जो स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा कंप्यूटर के अंदर, करेक्ट। और फिर क्या होगा, डेटा जो ट्रांसफ़र करना होगा वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, करेक्ट। तो इसी तरह से जब आप फाइल्स को इकट्ठा रख देते हो, एक साथ करके बना के रख देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। इसको आप सिंपली समझ लो कि जैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है, तो अब आपको जर्नी पे जाना है, तो आप क्या करते हो, एक साथ तो सारा लेके जा नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, उनमें से सारे कपड़ों को इकट्ठा करके आप एक सूटकेस बना देते हो, करेक्ट। अब उस सूटकेस को आप क्या करते हो, जिप अप कर देते हो, उसकी जिप लगा देते हो ताकि ये कहीं ना हिले, ना ख़राब हो, बल्कि एक जगह पे पूरा कलेक्टेड होके रहे। तो इसी तरह से ये जो विनजिप होता है या विनरार होता है या जिप सॉफ्टवेयर होता है, इन सब के अंदर हम अपनी लार्जर फाइल्स को इकट्ठा करके जिप करके रख देते हैं और जब ये सारे डेटा, ये सारी फाइल्स एक साथ होती हैं तो हमें इसका ट्रांसफ़र करने में भी क्या होता है, बहुत ही आसानी हो जाती है और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज स्पेस है वो भी कम ऑक्यूपाइड करते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड डिस्क defragmentation. The storage of files in several non-contiguous areas of disk is known as disk defragmentation. Disk defragmentation is a technique used to rearrange the files and directories into one contiguous area of disk and merge the free space in one contiguous block. Let me show you the hard disk of a computer first so that you can understand it better. Okay. Now here is the picture of a hard disk of a computer. You can see it, students. So disk defragmentation क्या करता है? Try to understand that. जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर का ये हार्ड डिस्क होता है ये बिल्कुल खाली होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम बहुत सारे फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, बहुत सारी जो हमारी लार्ज फाइल्स होती हैं वो हम इसमें स्टोर करते चले जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरे इस पर राइट होती चली जाती है। जो स्टिक आपको नज़र आ रही है ये हमारी सारी फाइल्स को इस तरह से इसमें स्टोर करने लगती है वहाँ पे।
फिर स्पेस जो है वो भरने लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वर्क करते करते कई सारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, रैंडमली डिलीट कर देते हैं, या फिर उसको कहीं भी अपडेट करके उसी तरह से ओपन छोड़ देते हैं, या फिर दोबारा से उस पर वर्क करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमने जो फाइल्स जो बना के रखी हुई वो इस तरह से वो बिल्कुल बिखर जाती है, और कहीं कहीं ये फिर जगह लेकर के पूरे हार्ड डिस्क ड्राइव में ये थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से फैल जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये अलग अलग से पूरा यहाँ पे जगह ले रही हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो डाउन होने लगती है करते करते। क्योंकि ये आप वर्क तो करते हो, इस वर्क भी करता है कंप्यूटर, लेकिन उसकी जो जब हम रीड करते हैं दोबारा से अपने प्रोग्राम्स को या अपनी फाइल्स को, तो क्या होता है, इसको हर जगह से इन फाइल्स को सबको रीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ही ज़्यादा उसको टाइम लग जाता है, जिस वजह से आपका कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा हेल्प क्या होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन करने से क्या होता है, ये सारी जो बिखरी हुई फाइल्स होती हैं वो पूरी इकट्ठा लाइन बाय लाइन हो जाती हैं। ठीक है, इसको आप समझिए कि जैसे आप किसी सूटकेस में या किसी बैग के अंदर बहुत ज़्यादा बेतरतीब तरीके से आप कोई कपड़े उसके अंदर डाल दें, छोटे छोटे करके अलग अलग, और बीच में कहीं खाली स्पेस है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन जब आपको कोई बड़ा सामान उसके अंदर आपको रखना है अब, तो क्या होगा, आप नहीं रख पाओगे। इसके लिए आपको फिर जगह बनानी पड़ेगी, उसको मैनेज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ों को इकट्ठा एक अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, ये दोबारा से जब हम इसको करते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये क्या करता है, जब हम इसको ऑन कर देते हैं या फिर इसको रन कराते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये सारी फाइल्स को इकट्ठा लाइन बाय लाइन इस तरह से कनेक्ट कर देता है, और डीफ्रैगमेंटेशन यानी कि जितनी भी उसके फ्रैगमेंट या पीसेस अलग अलग फाइल्स के हर जगह पे पड़े थे हार्ड डिस्क के अंदर, वो इकट्ठा करके उसको रख देता है। अब जब हम इस पर दोबारा वर्क करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, एक बार में ही इसको हमारा जो ड्राइव है वो रीड कर लेगा, और इजीली हमें बहुत ही फास्टर स्पीड में इसका रिजल्ट शो कर देगा। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो उसकी स्पीड है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, और ये सारी जितने भी फाइल फोल्डर्स बिखरे हुए हैं, फ्रैगमेंट में बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे अलग अलग जगहों पे बिखरे पड़े हैं, वो सारे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज़ द बेसिक वर्क एंड फंक्शन ऑफ disk defragmentation. Okay, now let's get back to the reading. Now we will read about the virus scanner. Virus scanner. Virus is a malicious software that disrupts the normal functioning of a computer. Antivirus software is used to detect, prevent and remove virus from a computer. सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे वायरस जब चले जाते हैं तो हम क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, वायरस अफेक्ट कर देता है हमारी बॉडी को, और फिर हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, फंक्शन नहीं कर पाते। तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी वायरस पहुंच जाते हैं, और ये जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, उन सबको करप्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये एक तरह के क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो खराबी पैदा करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें ही हम वायरस कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी वायरस जब पहुंच जाते हैं तो ये कंप्यूटर के फंक्शन को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, और ये सारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस वजह से हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि क्या काम करता है, इन वायरसेस को डिटेक्ट करता है, यानी कि स्कैन करता है, कहाँ कहाँ मौजूद है इसका पता लगाता है, उससे बचाता है, प्रिवेंट करता है, और जितने भी वायरस उस कंप्यूटर में मौजूद हैं उन सबको क्या करता है, रिमूव करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो भी होता है उसकी वजह से ये वायरस सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर नॉर्टन, कैस्परस्की, क्विक हिल एक्सेट्रा। तो यूजुअली पीपल यूज़ नॉर्टन एंड क्विक हिल, ये दोनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लोग ज़्यादातर से इंस्टॉल करके रखते हैं अपने पीसी में, लैपटॉप में, ताकि उनकी फाइल्स में या उनके कंप्यूटर्स में वायरस ना पहुंच सके। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दी system software. Okay, I'll see you in another class with another video in which we will be covering the application software. Okay, till then take care, bye bye.